नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। उत्तराखंड यानी देवभूमि जिसे हम गर्व से कहते हैं, गलत कारणों के चलते राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए अभिशप्त है। हमेशा, चाहे वो केदारनाथ की आपदा हो, अन्य प्राकृतिक आपदा हो, मैन मेड आपदाएं हों, जब उत्तराखंड में आती हैं तो हम राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों का, मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बन जाते हैं। आज का दिन भी ऐसा ही है। देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। यह घोटाला राज्य के पर्यटन विभाग की ऐसा कारनामा है जिसके लिए आप कह सकते हो कि जनाब आपने तो हद ही कर दी। तो पहले सुनिए मंजर भोपाली साहब की एक नज्म, उन्हीं के शब्दों में, जिसकी चंद पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं। पहले मंजर भोपाली कहते हैं कि मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी हुजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। इस नज्म को जरा सुनिए मंजर भोपाली साहब की के शब्दों में, उनकी आवाज में, और समझिए कि हमारे राज्य देवभूमि में क्या क्या चल रहा है। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव-गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। दाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी के हुजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। उत्तराखंड के मसूरी स्थित ऐतिहासिक जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट को भारी घोटाला करके, षड्यंत्र करके योग गुरु रामदेव के करीबी आचार्य बालकृष्ण को सौंप दिया गया है। अंग्रेजी दैनिक द इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में आज ही यह खुलासा हुआ है। आज सुबह जब मैंने अखबार खोला तो ये खबर सबसे पहले पढ़ने को मिली कि कैसे टेंडर प्रक्रिया में भारी घोटालेबाजी करके उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड UTDB ने इस पूरी स्टेट को एक निजी कंपनी को सौंप दिया। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ये टेंडर जिस कंपनी को दिया गया, वह और बोली में शामिल अन्य सभी कंपनियां आचार्य बालकृष्ण के नियंत्रण में थी। आचार्य बालकृष्ण कौन है? आप जानते हैं, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। बाबा रामदेव के, जिन्होंने दावा किया था, अन्ना आंदोलन के समय धरना दिया था कि वो काले धन को जड़ से साफ कर देंगे, उन महान योग गुरु बाबा रामदेव के सबसे करीबी सहयोगी हैं। और एक विश्वविद्यालय है, पतंजलि विश्वविद्यालय, उसके बालकृष्ण कुलपति भी हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पर्यटन बोर्ड ने 142 एकड़ जमीन को 12 वर्षों के लिए राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को लीज पर दिया। इसके बदले कंपनी हर साल 1 करोड़ रुपया कंसेशन फीस राज्य सरकार को देती है। और ये जो उसको जमीन दी गई है लीज पर, इसमें एक कंडीशन है कि 3% फीस जो है हर साल बढ़ाई जाएगी। हेलीकॉप्टर और एयर सफारी सेवाओं के लिए भी कंपनी को विशेष रियायत दी गई है।
परियोजना के अंतर्गत दिए गए हेलीकॉप्टर और एयर सफारी संचालन के लिए नामित सरकारी हेलीपैड और लैंडिंग साइटों पर राज्य सरकार द्वारा लैंडिंग और पार्किंग शुल्क इस कंपनी से, बालकृष्ण जी की कंपनी से नहीं लिया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी को ना सिर्फ जमीन मिली है 142 एकड़्स मसूरी के पास, बल्कि हेलीकॉप्टर राइड से होने वाली आय पर उसके खर्च को भी घटा दिया गया है, क्योंकि लैंडिंग और पार्किंग चार्ज जैसी अनिवार्य शुल्कों से उसे छूट दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण इस घोटाले में है पूरी टेंडर प्रक्रिया। दिसंबर 2022 में एक टेंडर जारी हुआ, 1 फरवरी 2023 को उसकी आरएफपी निकाली गई। इसमें 3 कंपनियों ने बोली लगाई और यहां से समझिए कि क्या गजब का खेला हुआ है। राजस एरोस्पोर्ट्स ने सबसे ऊंची बोली लगाई, 1 करोड़ रुपया वार्षिक 142 एकड़ जमीन के बदले वो राज्य सरकार को देगी और 500 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करेगी। एक दूसरी कंपनी है जो भारवा एग्री साइंस, उसने 65 लाख रुपए की ऑफर किया और प्रकृति ऑर्गेनिक्स इंडिया ने 51 लाख रुपए की बोली लगाई। जुलाई 2023 में राजस एरोस्पोर्ट्स को लेटर ऑफ अवार्ड लेटर जारी कर दिया गया टेंडर का। पहली नज़र में आपको ये सब कुछ बड़ा नॉर्मल लगेगा कि 3 कंपनियां आई थी, उनमें से जो सबसे ज़्यादा कंपनी लीज अमाउंट दे रही थी उसको अवार्ड हो गया टेंडर। लेकिन असली खेला समझिए, शेयर होल्डिंग का खेला यह है कि भारवा एग्री साइंस में बालकृष्ण की हिस्सेदारी 99.85% है, यानी लगभग 100% है। प्रकृति ऑर्गेनिक्स इंडिया में भी उनकी हिस्सेदारी लगभग 100% है। राजस एयरस्पोर्ट्स में बोली के समय बालकृष्ण जी की या उनके समूह की हिस्सेदारी 25.1% थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 2023 में और जनवरी 2024 में जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ जो फाइलिंग की गई है उसके अनुसार प्रकृति ऑर्गेनिक्स, भारवा एग्री साइंस और बाद में फिट इंडिया ऑर्गेनिक, ये सब पतंजलि समूह से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, इनकी कुल हिस्सेदारी बढ़कर राजस एरोस्पोर्ट्स में लगभग 70% की हो गई। यानी कि तीनों जो टेंडर में तीनों कंपनियां थीं वो एक ही व्यक्ति या समूह से जुड़ी थी और यही सबसे बड़ा घोटाला है। टेंडर के दस्तावेजों में एक एंटी कोल्यूजन अंडरटेकिंग दी गई है। अमूमन सभी टेंडर्स में ये एंटी कोल्यूजन अंडरटेकिंग दी जाती है। इसमें क्या कहा गया है इस अंडरटेकिंग में, इसे समझिए घोटाले को समझने के लिए। इसमें इन कंपनियों ने जब टेंडर डाला, जो सब बालकृष्ण की कंपनियां हैं, उन्होंने यह शपथ पत्र दिया, यह अंडरटेकिंग दी दैट वी हियर बाय सर्टिफाई एंड कंफर्म दैट इन द प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ दिस बिड वी हैव नॉट एक्टेड इन कॉन्सर्ट और इन कोल्यूजन विद एनी अदर बिडर और एनी अदर पर्सन। यानी कि हम प्रमाणित करते हैं और पुष्टि करते हैं कि इस बोली की तैयारी में और इस बोली का जो टेंडर डाला गया उसमें हमने किसी अन्य बोलीदाता से या अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ मिलकर कोई मिलीभगत नहीं की गई है। कितना बड़ा झूठ है। एक ही आदमी की तीनों कंपनियां हैं, लेकिन वो शपथ पत्र दे रहे हैं और अंडरटेकिंग देकर कह रहे हैं कि हम आपस में एक दूसरे के साथ कोई मिलीभगत करके इस टेंडर का पार्ट नहीं बन रहे हैं। इसी दस्तावेज में एक और क्लॉज था, इफ द उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड finds that the operator has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in executing the contract could be terminated। यानी उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड यदि पाता है कि जिसने टेंडर डाला है उसने टेंडर डालने के लिए प्रतिस्पर्धा में या टेंडर के निष्पादन में भ्रष्ट या ठगीपूर्ण व्यवहार किया है, तो यह टेंडर समाप्त किया जा सकता है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि तीनों कंपनियां आचार्य बालकृष्ण से जुड़ी हैं, पतंजलि से जुड़ी हैं, लेकिन उत्तराखंड के पर्यटन बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हुआ दरअसल जो है वो ये है कि तीनों बोलियां एक ही नेटवर्क से, एक ही व्यक्ति से या एक ही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थी और पूरे गवर्नमेंट सिस्टम के साथ हाथ मिलाकर बेईमानी करके, धांधली करके ये टेंडर बालकृष्ण जी की कंपनी को दे दिया गया। ये सब हुआ कैसे? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे खेल में या इस पूरे खेला में राज्य सरकार के 2 प्रमुख अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तत्कालीन पर्यटन सचिव जो बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, वो उस समय पर्यटन बोर्ड के सीईओ भी थे, इनका नाम है सचिन कुर्वे, और पर्यटन बोर्ड में एडवेंचर स्पोर्ट्स के एडिशनल सीईओ कर्नल अश्विनी पुंडीर। ये अश्विनी पुंडीर साहब उस समय सर्विंग आर्मी ऑफिसर थे और डेपुटेशन में
उत्तराखंड सरकार में आए थे। जुलाई 2022 में कर्नल पुंडीर ने सचिन कुर्वे को पत्र लिखकर कहा था कि जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट पार्क परियोजना का आकलन करके उसको 1 वर्ष के लिए पायलट आधार पर राजस एयर स्पोर्ट्स को दे दिया जाए। राजस एयर स्पोर्ट्स मतलब जिस कंपनी को अंततः यह काम मिला, जो बालकृष्ण की कंपनी है। बाद में विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के बजाय इसके 15 साल के लिए एक टेंडर डाला। सचिन कुर्वे ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत सरकार को एक पत्र लिखा है, जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है, और उसमें यह रिकमेंड किया कि मैसर्स राजस एयर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 4 स्थानों पर वाणिज्यिक आनंद उड़ान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है कि ऐसी उड़ान जिसमें लोगों को आनंद मिले, जिसको अंग्रेजी में ग्राइकोकॉप्टर्स कहा जाता है, उसको आरंभ करने के लिए जो परमिशन मांग रहा है उस पर विचार किया जाए। हैरानी की बात यह है कि अब जब सवाल उठ रहे हैं कि ये टेंडर एक ऐसे व्यक्ति को क्यों दिया गया जिसमें टेंडर की पूरी प्रक्रिया ही गड़बड़ थी और तीनों कंपनियां एक ही आदमी की थी, तो राज्य सरकार के अधिकारी पूरी बेशर्मी के साथ इस मिलीभगत को नकार रहे हैं। दी इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए अपने बयान में कर्नल पुंडीर का कहना है कि यह मिलीभगत नहीं है। कर्नल साहब अब शायद फौज से रिटायर हो गए हैं या फौज में वापस चले गए हैं। उनका ये कहना है कि ये मिलीभगत नहीं है, क्योंकि ये कंपनियां अलग अलग कंपनियां थी, स्वतंत्र इकाइयां थी। वो पूरी बेशर्मी से ये भी कह रहे हैं कि हम कंपनियों के बैकग्राउंड की विछंट नहीं करते हैं, यानी कि हम उनकी डिटेल में नहीं जाते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि कंपनी वैध है, कानूनी है या नहीं है। अब देखिए 2022-23 में कितने पर्यटक गए और क्या इनकम हुई। इस कंपनी राजस का टर्नओवर 2022-23 में 1 करोड़ 17 लाख था। 2023-24 में यह 8 गुना बढ़ के 9 करोड़ 82 लाख हो गया है। घाटा इसका पहले 58 लाख था, जो अब 2023-24 की बैलेंस शीट में 2 करोड़ 35 लाख दिखाया गया है। नवंबर 2024 तक 2,20,000 पर्यटक इस स्टेट में घूमने के लिए आए हैं और यहाँ पर एज पर रिकॉर्ड्स 3,402 हेलीकॉप्टर राइड्स हुई हैं। पर्यटकों से वसूले गए शुल्क में प्रवेश की फीस अलग है, पार्किंग की फीस अलग है, म्यूजियम और हेलीकॉप्टर राइड्स शामिल हैं। बच्चों से 100 रुपया लिया जाता है, एडल्ट से 200 रुपया लिया जाता है एंट्री करने का। 2 पहिया पार्किंग के लिए 100 रुपये लिए जाते हैं, 4 पहिया यानी कि 4 व्हीलर्स से 200 रुपया लिया जाता है। म्यूजियम तक जाने के लिए जो शुल्क लिया जाता है वो 1000 रुपया है, और अतिरिक्त समय यदि आप तय समय से अधिक रुकते हैं तो 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। हेलीकॉप्टर राइड 5 से 7 मिनट की है, जिसके लिए 5,000 रुपये लिए जाते हैं। 10 से 12 मिनट की अगर आप हेलीकॉप्टर राइड लेना चाहते हैं आनंद लेने के लिए तो 7,999 रुपये लिए जाते हैं। एक इसमें हिमालयन अभियान भी शामिल है, जिसमें 50 से 60 मिनट तक आपको हिमालय दर्शन कराया जाता है, जिसके लिए 30,999 रुपये लिए जाते हैं। और जो चार्टर्ड हेलीकॉप्टर लेकर कोई जाना चाहे, यानी कि एक हेलीकॉप्टर लेकर कोई एक पर्यटक अपने परिवार के साथ जाना चाहे, तो उससे 1,84,000 रुपये प्रति घंटा चार्ज किया जाता है। ये तो चार्ज करने की जिम्मेदारी या फैसला फीस लेने की जिम्मेदारी ये कंपनी की है, वो कोई भी रेट तय कर सकती है। असल कहानी है कि कैसे एक ही व्यक्ति की कंपनी को ये टेंडर मैनेज करके दे दिया गया। और देखिए रामदेव, ये कहानी जो है वो आचार्य रामदेव और बाबा रामदेव की उस विवादित छवि का एक नया अध्याय भी है, जो बीते लगभग 2 दशक से हम देखते आ रहे हैं। बाबा रामदेव 2011 के कालाधन विरोधी अभियान में दिल्ली के रामलीला मैदान में पुलिस कार्रवाई के बाद महिला वेश में भागते हुए हमने देखे थे। उन्होंने दावा किया था वो काला धन पूरा निपटा देंगे देश से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। खुद वो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर जो वो दवाइयों को लेकर देते रहते थे, उस पर कठोर कार्रवाई की गई थी। बाबा को सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। आचार्य बालकृष्ण तो और भी अद्भुत व्यक्ति हैं। अद्भुत व्यक्ति इस दृष्टि से हैं, ये चांसलर भी हैं, कुलपति भी बना दिए गए हैं, लेकिन इनका तो दामन पूरा दागदार है। इनका जन्म नेपाल में हुआ और ये हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेकर बैठे हैं जनाब। ये अपने आप को हिंदुस्तान में पैदा हुआ बताते हैं, जबकि हमारे अखबार ने, द संडे पोस्ट ने उनको एक्सपोज किया। हम इनके गांव तक गए थे। इनके गांव का नाम
इनके गांव का नाम मैं अभी भूल गया हूं, जहां हमारी टीम गई थी, वहां से हम प्रमाण लेकर आए थे कि यह व्यक्ति नेपाल में पैदा हुआ है। हमने इनके बारे में लगातार खबरें की हैं। बाबा की पतंजलि की दवाइयों में जो मिलावट होती है उसके बारे में लगातार खबरें हमने 2007 से 10-11 के बीच में की। 2009 में द संडे पोस्ट की खबर के आधार पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बालकृष्ण पर फर्जी पासपोर्ट बनाने का मामला दर्ज किया था और इन्हीं बालकृष्ण को जेल भी जाना पड़ा था, सीबीआई ने अरेस्ट किया था। हमारे अखबार ने अपनी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में पूरी तरह प्रमाणित किया है कि बालकृष्ण वास्तव में नेपाली नागरिक है। इसके बावजूद वे पतंजलि के कारोबारी साम्राज्य के मुखिया रहे हैं, अरबों का कारोबार चलाते हैं और दुर्भाग्य देखिए आज भी केंद्र के मंत्री, मुख्यमंत्री उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनको वैलिडिटी देते हैं। पैसे का जोड़ देखिए। इस क्रॉनी कैपिटलिज्म का हाल ये है कि ये बालकृष्ण जो सीबीआई द्वारा अरेस्टेड रहे हैं, जिनका प्रमाणित है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हमने समाचार प्रकाशित किए हैं लगातार कि वो नेपाल के नागरिक हैं, उनके साथ इस देश के बड़े गणमान्य मंच साझा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। पतंजलि की दवाइयों की गुणवत्ता पर कई बार सवाल उठे हैं। द संडे पोस्ट ने लगातार इस पर स्टोरीज की थी कि बाबा की दवाइयों में ऐसे तत्व हैं जो कतई नहीं होने चाहिए। कई राज्यों ने इनकी बिक्री पर रोक लगाई थी, परीक्षण के आदेश दिए गए। बाबा की दवाइयों में कई बार गड़बड़ियां पाई गई हैं। भ्रामक विज्ञापन, गलत विज्ञापन जारी करने पर तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन विवादों का यह सिलसिला बाबा रामदेव के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को कभी कम नहीं कर सका है। जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट का यह नया विवाद इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसमें सार्वजनिक भूमि, सरकारी रियायतें, हिस्सेदारी में गड़बड़ी और उत्तराखंड सरकार के उच्च अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। सब इस घोटाले में शामिल है, घोटाले के इस महाखेला में शामिल है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि उत्तराखंड जैसे राज्य ने बड़े प्रोजेक्ट्स में वास्तव में निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से जो आवंटित होने चाहिए थे, उनकी पूरी प्रक्रिया को एक खेल में बदल दिया है। क्या सिर्फ प्रभावशाली हस्तियों के लिए इस प्रकार के टेंडर लाभ का जरिया बन गए हैं? ये मामला बहुत गंभीर है। मुझे पूरा यकीन है कि इस इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के बाद भी कोई ना कोई तरीका निकाल लिया जाएगा और आचार्य बालकृष्ण और रामदेव जी के इस लेटेस्ट एपिसोड पर भी कुछ दिनों का हो हल्ला मचेगा। कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम आज तक देखते आए हैं कि रामदेव हों, बालकृष्ण हों, उनके खिलाफ तमाम प्रकार के आरोप प्रमाणित होने के बाद भी कभी कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे में जो मंजर भोपाली कहते हैं उसको सुनिए कि कैसे कैसे देखो योजनाएं खा गए, बेचकर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों की दवाएं खा गए, इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। तो इंतज़ार कीजिए, हो सकता है जल्दी ही आचार्य बालकृष्ण जो कुलपति भी हैं पतंजलि यूनिवर्सिटी के, उनको पद्म विभूषण मिल जाए और हो सकता है आने वाले समय में बाबा रामदेव को भारत रत्न भी दे दिया जाए। धन्यवाद।